Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis BCA SEM 1 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप सो आपने इससे पहले के वीडियोस DDL कमांड्स और DML कमांड्स के देखे हैं। DDL कमांड्स के वीडियोस में मैंने आपको कंस्ट्रेंट भी सिखाया था, राइट? तो आज वापस से ये कंपैरिजन और कंस्ट्रेंट क्यों? फ्रेंड्स, आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं ड्रॉप और डिलीट या डिलीट या ट्रंकेट के बीच में क्या डिफरेंस है। काफी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। काफी बार वाइवा में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? थोड़े ट्रिकी है इसलिए, और कंस्ट्रेंट इसलिए क्योंकि जब मैं आपको कंस्ट्रेंट पढ़ा रहा था तब आपको इंसर्ट पता नहीं था। तो डेटा इंसर्ट करते वक्त कंस्ट्रेंट कैसे परफॉर्म करते हैं या क्या एरर्स आती हैं या उन एरर्स को हम कैसे डील करेंगे, वो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो आज का सेशन दो चीजें कवर कर रहा है, ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट का डिफरेंस और कंस्ट्रेंट में डेटा इंसर्ट करते वक्त आने वाली डिफिकल्टीज। ड्रॉप वर्सेस डिलीट वर्सेस ट्रंकेट। ड्रॉप बेसिकली एक DDL कमांड है। डिलीट द एंटायर टेबल स्ट्रक्चर एंड इट्स डेटा परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस। फ्रेंड, सिंपल सी बात है, अगर आप ड्रॉप कमांड यूज कर रहे हो तो टेबल का डेटा तो डिलीट हो रहा है, दैट इज रिमूव हो रहा है, बट उसके साथ साथ टेबल का स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाता है, और वो भी परमानेंटली क्यों? बिकॉज DDL एक ऑटो कमिट कमांड है। तो जैसे ही आप ड्रॉप कॉल करते हो, सिस्टम बैकग्राउंड में कमिट कमांड कॉल कर लेता है। इन अदर देन दैट, जब आप डिलीट कॉल करते हो जो कि एक DML कमांड है, तो स्पेसिफिक रोज डिलीट होती हैं जो आपने वैर के बाजू में जो कंडीशन लिखा है। अगर आपने वैर के बाजू में कोई कंडीशन नहीं लिखा है तो आपके सारे रिकॉर्ड डिलीट होते हैं। अगेन अंडरस्टैंड, रिकॉर्ड रिमूव हुए हैं, रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं, ना के स्ट्रक्चर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि DML कमांड्स डू नॉट इंपैक्ट टू स्ट्रक्चर्स, यानी डिलीट कमांड से टेबल के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस उसके रिकॉर्ड्स डेटा डिलीट हो रहे हैं। अगेन ये रोल बैक हो सकते हैं बिकॉज कमिट कीवर्ड यूज नहीं हो रहा है, यानी एक बार ड्रॉप यूज किया तो आपका सारा डेटा और स्ट्रक्चर परमानेंटली डिलीट हुआ, लेकिन डिलीट कमांड की मदद से परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है। क्या डिलीट कमांड स्ट्रक्चर अफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन ड्रॉप कमांड से स्ट्रक्चर रिमूव हो जाएगा। रिकॉर्ड्स, अगर आप ड्रॉप यूज कर रहे हो तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स रिमूव होंगे, लेकिन अगर आप डिलीट यूज कर रहे हो तो सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे। हाँ, अगर मैंने ऐसा बोला है डिलीट फ्रॉम टेबल, तो मैंने खुद ने बोला है कि सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो, तो सारे रिकॉर्ड डिलीट होंगे, बट स्ट्रक्चर पे कोई असर पड़ेगा नहीं। ड्रॉप कमांड में रोल बैक पॉसिबल नहीं है, और आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है क्यों पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ड्रॉप एक ऑटो कमिट कमांड है। ड्रॉप कमांड DDL को बिलोंग करता है, और DDL कमांड्स अपने आप कमिट कमांड कॉल कर लेते हैं। डिलीट के केस में रोल बैक पॉसिबल है। ड्रॉप फास्टर एग्जीक्यूट करता है, डिलीट थोड़ा स्लो एग्जीक्यूट करता है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट एग्जाम्पल है, राइट? इसी तरह से डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 10, ड्रॉप डिलीट का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, ड्रॉप का सिंटेक्स ड्रॉप टेबल टेबल नेम, उसके बेस पे आप एग्जांपल रिलेट कर सकते हो, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। इसी तरह से डिलीट का सिंटेक्स आता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन इज इक्वल टू XYZ, राइट? ये हमने कंपेयर किया ड्रॉप और डिलीट को। इसके पैरेलल कंपैरिजन अगर आप देखो डिलीट एंड ट्रंकेट की, तो डिलीट एंड ट्रंकेट अगेन लॉजिक सेम है, DML और DDL कमांड्स हैं, बट ट्रंकेट कमांड टेबल के स्ट्रक्चर को इंपैक्ट नहीं करता है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करता है। मतलब मेरा टेबल एज इट इज रहेगा, बस उसके डेटा डिलीट हो जाएंगे। यहां पे रोल बैक पॉसिबल नहीं है। DDL में, दैट इज डिलीट में, अगेन रोल बैक पॉसिबल है। DML में डिलीट कमांड सारे डेटा रिमूव करता है, तो ट्रंकेट भी सारे डेटा रिमूव करता है। ट्रंकेट इज फास्टर व्हेन कंपेयर्ड विद डिलीट कमांड। ट्रंकेट का सिंटेक्स ट्रंकेट टेबल नेम, यानी एग्जांपल में आप लिख सकते हो ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। फ्रेंड्स, ड्रॉप एंड ट्रंकेट एक पैर में आते हैं जो DDL कमांड्स हैं, जिसमें ट्रंकेट से स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ता, बट ड्रॉप से स्ट्रक्चर रिमूव हो जाता है। बाकी दोनों डेटास को परमानेंटली डिलीट करते हैं, रोल बैक दोनों में पॉसिबल नहीं है, राइट? सारे रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं, याद रहेगा। अगर गलती से आपको ऐसा कोई वाइवा में या पर्सनली कोई फ्रेंड पूछ ले डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट, तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस, ड्रॉप विल रिमूव द स्ट्रक्चर, ट्रंकेट विल ओनली रिमूव डेटा। यानी ट्रंकेट करने पे
सिर्फ डेटा डिलीट होगा, और ड्रॉप के केस में टेबल और डेटा दोनों ड्रॉप होंगे, दोनों डिलीट होंगे। डिलीट कमांड सिर्फ रिकॉर्ड्स डिलीट करता है, ऑटो कमिट नहीं करता, इसलिए रोल बैक पॉसिबल है। तो ये कुछ की डिफरेंसेस है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना, और आप एक बार दो बार इसको रिवाइज कर लेना, बिकॉज मोस्ट प्रॉबेबली एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, पॉसिबली। अगर एग्जाम में नहीं भी पूछ रहे हैं तो वाइवा में या आप कहीं जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहां ये पूछा जा सकता है। कंस्ट्रेंट्स, देयर आर 6 कंस्ट्रेंट्स। हम ये 6 के 6 कंस्ट्रेंट ऑलरेडी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये DDL कमांड्स में कवर कर चुके हैं, राइट। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिफरेंट कमांड्स इंसर्ट दैट इज डेटा इंसर्ट करेंगे डिफरेंट, और उसके बाद कौन से कंस्ट्रेंट में क्या एरर आती है वो सीखने की कोशिश करेंगे। होप सो आपको ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट समझ में आया, होप सो आपको कंस्ट्रेंट कौन कौन से उनके नाम पता चल गए। अब अगर अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन है तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके आगे जो हैंड्स ऑन हो रहा है उसे देखो, तो आपकी बाकी की कंफ्यूजन भी सॉल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं SQL। मैं सीधे सीधे रन SQL के पास जाता हूँ। अब हम सबको पता है जब तक हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं लिखेंगे आगे काम नहीं होगा। अगर किसी को कनेक्ट की स्पेलिंग नहीं आती है तो CONN भी यूज कर सकता है। यहाँ मैंने प्रोवाइड किया सिस्टम देन पासवर्ड, क्लियर स्क्रीन, राइट। अब हम एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल STD, जिसके अंदर R नंबर डेटा टाइप, राइट, और उसके बाद S नेम varchar डेटा टाइप के साथ साइज डिफाइन कर देते हैं। टेबल क्रिएट हो गया। कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेते हैं। अगर आपने DML कमांड प्रैक्टिस किया है तो आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट आता होगा, अगर नहीं तो एटलीस्ट यहाँ पे सिंटेक्स याद करके एग्जाम्पल्स ट्राई करो ताकि आप DML में परफेक्ट हो सको। इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज STD, देन आप चाहो तो कॉलम नेम प्रोवाइड कर सकते हो, तो राउंड ब्रैकेट में आपको कॉलम नेम प्रोवाइड करना होगा, दैट इज R नंबर कॉमा S नेम। दोनों कॉलम्स के नाम प्रोवाइड करने के बाद आप लिखोगे वैल्यूज, और इसके अंदर आप जो भी डेटा प्रोवाइड करना चाहते हो सीधे सीधे वो डेटा लिख सकते हो। अगर आप सीधे सीधे डेटा नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हो ये डेटा यूजर से आए, तो आप सिंगल कोट के अंदर एड्रेस ऑपरेटर के साथ बाकी डिक्लेरेशन दे सकते हो। दैट इज फॉर एग्जांपल आई प्रोवाइड सिंगल कोट एड्रेस R नंबर सिंगल कोट ओवर कॉमा सिंगल कोट एंड S नेम स्टूडेंट नेम राउंड ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन। देखो रोल नंबर 1 नेम ABC, अगेन स्लैश प्रेस करते ही कमांड आ जाएगा 2 DEF /3 डेटा रोल नंबर 3। डेटा में हम क्या प्रोवाइड करें, PQR लिख देते हैं। अगेन आई राइट डाउन स्लैश रोल नंबर 4 STV, राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STD। सारे रिकॉर्ड्स आ गए। फ्रेंड्स यहां पे पहले मैं डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता हूं। परमानेंटली स्टोर करने के लिए कमांड लिखेंगे कमिट। अब ड्यू टू एनी रीजन PC ऑफ हो जाए, PC रीस्टार्ट हो जाए, टर्मिनल क्लोज हो जाए, इन सभी केस में मुझे स्टूडेंट टेबल के अंदर ये 4 रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। चेक करना है, चलो कोई बात नहीं, क्लोज कर देते हैं। अगेन स्टार्ट SQL, कनेक्ट सिस्टम password that is manager. Now I write down select star from STD। जैसे लिखूंगा मुझे डेटा देखने को मिला। क्यों हो रहा है ये, बिकॉज मैंने डेटा को परमानेंटली कमिट कीवर्ड से स्टोर किया हुआ है। अगर मैं यहां लिखता हूं डिलीट फ्रॉम STD where R नंबर इक्वल टू 1, तो रोल नंबर 1 वाला डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर मैंने यहां पे लिखा रोल नंबर 2 तो रोल नंबर 2 का डेटा डिलीट हो जाएगा। फ्रेंड्स लेकिन अगर यहां पे टर्मिनल गलती से क्लोज हो जाए तो क्या मैंने डेटा परमानेंटली स्टोर किया ये डिलीट कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद? आंसर इज नो। तो इन दैट केस जस्ट यूजिंग डिलीट क्लोजिंग टर्मिनल विल रिमूव द डिलीट इफेक्ट, मतलब डिलीट की वजह से जो रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे और लास्ट कमिट वाला आएगा। अगर टर्मिनल क्लोज नहीं कर रहे हो और आपने कर दिया रोल बैक तो मैजिक, आपने जो डिलीट कमांड से डेटा रिमूव किया था वो वापस आ चुके हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STD। एक बार फिर से करें, चलो डिलीट फ्रॉम, मैंने दोनों रिकॉर्ड्स फिर से डिलीट किए और फिर कॉल कर देते हैं रोल बैक।
complete. Again if I write down select star from std, ये DML कमांड है फ्रेंड. लास्ट कमिट जहां पे हुआ है वहां तक का डेटा आप कभी भी रोल बैक करके वापस ला सकते हो, राइट. अगर अभी टर्मिनल क्लोज भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये इंसर्ट करने के बाद हमने कमिट रन किया था तो ये डेटा परमानेंट रहेगा. और ये इसलिए रह पा रहा है बिकॉज हमने कौन सा कमांड ट्राई कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं डिलीट कमांड. डिलीट इज अ DML और ये कभी भी कमिट कॉल नहीं करता जब तक हम मैनुअली कमिट ना लिखें. चलो अगर मैंने यहां लिखा ड्रॉप टेबल std तो क्या होगा, जैसे ही आप लिखोगे ड्रॉप टेबल std आपका पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा. टेबल ड्रॉप हो गया. अब अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std तो मुझे बोलेगा टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट. अब कोई सोच रहा होगा सर कितना इजी है ना, इमीडिएट खाली रोल बैक लिखो डेटा स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा. फ्रेंड एक बार नहीं आप 4 बार रोल बैक लिखो, ये आपको डेटा वापस नहीं दे सकता. मैं आपको कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो DDL कमांड्स होते हैं वो हमेशा अपने एग्जीक्यूशन के साथ कमिट कमांड कॉल करते हैं. हुआ ना. जब मैं सेलेक्ट स्टार लिख रहा हूं तो मुझे बोल रहा है std नाम का टेबल नहीं है, और ये इसलिए हुआ बिकॉज हमने ड्रॉप कमांड यूज किया था. कोई नहीं, हम टेबल वापस क्रिएट कर लेते हैं. कैसे करेंगे, तो यहां आते हैं, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन ले लेते हैं बिकॉज वीडियो के एंड पार्ट में जाने के बाद ये थोड़ा दिखना पॉसिबल नहीं रहता. तो यहाँ एक कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, R नंबर, डेटा टाइप कॉमा S नेम, डेटा टाइप, उसकी साइज. आ गया. इंसर्ट इनटू std वैल्यूज. अब मैं स्टैटिक वैल्यूज से काम चला लेता हूं. 1a सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std. अब आपको पता है, आपको डिलीट का आइडिया हो गया, ड्रॉप का आइडिया हो गया. ट्रंकेट का सिंटेक्स क्या था, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम. इफ आई राइट डाउन ट्रंकेट टेबल std, पूरा टेबल ट्रंकेट हो गया. अब फ्रेंड्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std लिखने पर मुझे वो डेटा देखने को नहीं मिलेगा. अच्छा, किसी के माइंड में वो मैजिक टर्म रोल बैक याद आ रहा होगा. तो इफ यू राइट डाउन रोल बैक तो वो क्या करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम std, वो वापस आपको 0 रोज देगा. क्यों फ्रेंड्स, अगेन ट्रंकेट क्या है, ट्रंकेट इज अ DDL कमांड. तो जब ट्रंकेट कॉल हुआ तो उसने अपनी एग्जीक्यूशन के साथ किसको कॉल किया होगा, कमिट को. कमिट ने क्या किया, डेटा को परमानेंट स्टोर कर दिया, यानी ट्रंकेट वाला एक्शन परमानेंटली परफॉर्म हुआ है. समझ आया. तो अगर आप चाहते हो डिलीट वाला भी एक्शन परमानेंट परफॉर्म हो तो उसको मैन्युअली बाद में कमिट करना पड़ता है. ड्रॉप एंड ट्रंकेट के केस में वो अपने आप होता है. क्लियर हुआ. ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट. ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, जब मैंने ड्रॉप कमांड यूज किया था तो टेबल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉप हो गया था, रिमूव हो गया था. इसीलिए जब मैं सेलेक्ट स्टार वाली क्वेरी लिख रहा था तो वो बोल रहा था टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट. बट अभी ट्रंकेट के केस में टेबल के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए जब मैं सिलेक्ट स्टार वाला कमांड लिख रहा हूं तो मुझे बोल रहा है नो रो सिलेक्टेड, यानी टेबल का सिर्फ डेटा डिलीट हुआ है, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हुआ है. क्लियर हुआ. होप सो आपको ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट इनके बीच का डिफरेंस प्रैक्टिकली क्लियर हो गया होगा. 2-4 बार इसको देखो, प्रैक्टिस करो तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे. दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, राइट. एग्जाम में इसके पूरे मार्क्स मिलने चाहिए. और अगर गलती से इंटरनल, सॉरी, इफ यू आर अपियरिंग फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो क्वेरी नोटपैड में सेव करने की आदत रखो, राइट. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कंस्ट्रेंट डिस्कस करते हैं. हालांकि कंस्ट्रेंट कैसे डिक्लेयर किया जाता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं. तो हम सबसे पहले एक अपना पुराना क्रिएट टेबल का क्वेरी लिखते हैं. अब क्रिएट टेबल के अंदर मैं रोल नंबर को प्राइमरी की प्रोवाइड करता हूं. कौन सी की, प्राइमरी की. इससे होगा क्या, रोल नंबर वाली कॉलम के लिए एक रूल बन गया. क्या रूल बना कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू और नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती. तो जब इसने बोला स्टोर नहीं हो सकती तो हम पहले वही ट्राई करेंगे ताकि हमें एरर्स पता चले. तो मैंने लिखा इंसर्ट
इंटू std, यहां पे अब हम कॉलम्स यूज करेंगे और मैं sname में डेटा इंसर्ट कर रहा हूं, ये आपने सीखा था, राइट? अच्छा, नई कंफ्यूजन होगी इसलिए हम इसको और इजी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आर नंबर में डेटा इंसर्ट करता हूं, दैट इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम प्रोवाइड कर दिया, फिर लिखा वैल्यूज और यहां पे लिखा 1, यानी मैंने एस नेम के लिए कोई डेटा प्रोवाइड नहीं किया, रो इंसर्ट हो गया। चेक करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एस नेम में नल वैल्यू स्टोर हो गई, राइट? एक काम करते हैं, वापस से डेटा इंसर्ट करते हैं, लेकिन आर नंबर की जगह एस नेम में डेटा इंसर्ट करते हैं और उसकी वैल्यू रखते हैं एबीसी। फ्रेंड्स बेसिकली देखो, ये रिकॉर्ड जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये डेटा इंसर्ट नहीं होगा। क्यों इंसर्ट नहीं होगा? क्योंकि आपने टेबल के कंस्टेंट में बोला है प्राइमरी की, प्राइमरी की का मतलब होता है नल वैल्यू स्टोर नहीं होगी, और जब आप रोल नंबर के लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे तो सिस्टम उसको नल वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और सिस्टम नल वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो आपको एरर मिलेगी। क्या एरर मिल रही है? रीड करो, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू, कहां नल इंसर्ट नहीं हो सकता? सिस्टम यूजर का नाम है, स्टडी टेबल का नाम है, और आर नंबर वाली कॉलम में आप जो डेटा इंसर्ट नहीं कर रहे हो तो उससे क्या जा रहा है? नल वैल्यू। इसलिए वो बोल रहा है रोल नंबर में नल स्टोर नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ? अब काफी बार क्या होता है कि आप डेटा पूरे देते हो, फॉर एग्जाम्पल यू राइट लाइक दिस, इंसर्ट इनटू टेबल नेम रोल नंबर 1 कॉमा एबीसी, अगेन दिस विल गिव एरर। व्हाई? रोल नंबर 1 का डेटा तो पहले से इंसर्टेड है, तो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा कौन सी कंस्ट्रेंट ब्रीच हुई? यूनिक कंस्ट्रेंट ब्रेक हुई, दैट इज रोल नंबर के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। तो अगली बार जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो और ये एरर्स आ रही है तो पैनिक मत हो, आपको आपकी गलती पता चल चुकी होगी, राइट? यूनिक कंस्ट्रेंट आ रहा है मतलब मैं जो नंबर रोल नंबर में इंसर्ट कर रहा हूं वो पहले यूज हो चुका है। अगर नल वैल्यू वाली एरर आ रही है तो मैंने रोल नंबर के लिए डेटा प्रोवाइड नहीं किया है। क्लियर विद दिस? चलो हम बढ़ते हैं अगले कंस्ट्रेंट की तरफ। फ्रेंड्स, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप ड्रॉप टेबल लिखो हर बार। आपको ये चीज मैंने ऑल्टर कमांड से करना भी सिखाया है, दैट इज आप सीधे सीधे ऑल्टर कमांड यूज करके कोई भी कंस्ट्रेंट ऐड, मॉडिफाई, रिमूव कर सकते हो, राइट? ये तो मैंने आज ड्रॉप सिखाना सोचा है, इसलिए मैं बार बार ड्रॉप यूज करूंगा। तो क्रिएट टेबल में अब हम क्या करते हैं? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट समझ में आ गया, तो हम सेकेंड कंस्ट्रेंट के पास जाते हैं, नॉट नल के पास। यानी अब मैं यहां पे लिख देता हूं नॉट नल, यानी क्या होगा? एस नेम में नल वैल्यू स्टोर नहीं कराई जा सकती। जो आपने मना किया है वो पहले ट्राई करेंगे। सो विल राइट डाउन इंसर्ट इनटू एसटीडी, राइट? आर नंबर को डेटा प्रोवाइड करेंगे, एस नेम को डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वहां क्या जाएगा? नल। तो देखो यहां 1 लिख के एंटर किया, पहली बार में ये एरर आ गया, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू system.std.sname। system.std.sname में हम नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। वी गॉट आवर एरर, राइट? अगर ये वाली एरर है तो पता चल गया प्रॉब्लम कहां है। अब हम क्या करते हैं? हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करते हैं, किस में? रोल नंबर में। क्या होगा? डेफिनेटली होगा। कैसे करेंगे? तो आर नंबर कॉमा सिंगल कोट में एबीसी, सॉरी आर नंबर, एस नेम और 1 के बाद कॉमा सिंगल कोट में ए बी सी, दैट इज नेम, एंटर करते हैं। 1 रिकॉर्ड इंसर्ट, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट, 3 रिकॉर्ड इंसर्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी। अगर आप ध्यान से देखो तो एस नेम में एबीसी 3 बार है, रोल नंबर में भी 111 3 बार। क्यों? बिकॉज टेबल क्रिएट करते वक्त रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं दी गई है। चेक। एस नेम में आपने नॉट नल बोला है, तो नॉट नल वो नल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज तो स्टोर करेगा ना। इसीलिए जो कॉलम हमारे लिए प्रायर होती है, जैसे रोल नंबर, प्रोडक्ट आईडी, आईडी, इन सबको हम प्राइमरी की प्रोवाइड करते हैं, ना कि नॉट नल। याद रहेगा? चलो, क्लियर स्क्रीन, ड्रॉप टेबल एसटीडी। कौन से 2 कंस्ट्रेंट पढ़ लिए आपने? प्राइमरी की एंड नॉट नल। एक और कंस्ट्रेंट सीखते हैं जिसको कहते हैं यूनिक की कंस्ट्रेंट। कौन सा? यूनिक की कंस्ट्रेंट। तो हम क्या करते हैं? रोल नंबर को यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। कंस्ट्रेंट है। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता है? यूनिक कंस्ट्रेंट कहता है आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते, नल वैल्यू डाल सकते हो। तो हम सबसे पहले
नल वैल्यू ही चेक करेंगे। हम इंसर्ट के पास जाते हैं, आर नंबर में नल स्टोर कराना है इसलिए यहां पे एस नेम पास करते हैं और यहां पे एबीसी लिखते हैं। देखो डेटा इंसर्ट हो गया। क्या रोल नंबर की कोई वैल्यू दी गई है? चेक करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी। आर नंबर के लिए कोई वैल्यू नहीं आई, यानी आर नंबर में नल वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब हम काम करते हैं, 2 बार रोल नंबर में 1 इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, यहां से इसको रिमूव करते हैं और यहां पे लिखते हैं 1 एबीसी। एबीसी इसलिए बिकॉज नॉट नल रखा है हमने, राइट? नॉट नल है मतलब मुझे डेटा देना ही पड़ेगा। तो 1 करके एंटर, पहला रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अब अगर मैं यही दोबारा लिखूं तो ये मुझे एरर देगा। कौन सी एरर दे रहा है? चेक करो, यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, यानी आप रोल नंबर 1 दूसरी बार इंसर्ट कर रहे हो जो कि एक डुप्लीकेट वैल्यू है। तो वो कह रहा है भाई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालने दूंगा। क्लियर हुआ? आप जब यूनिक कंस्ट्रेंट यूज करते हो तो आप एक बार नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आप डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। प्राइमरी की और यूनिक की का यही डिफरेंस है। प्राइमरी की बोलता है नो डुप्लीकेट वैल्यूज, नो नल वैल्यूज। यूनिक की कहता है नो डुप्लीकेट वैल्यूज, और नॉट नल कहता है भाई डुप्लीकेट चलेगा बट नल नहीं चलेगा। होप सो आपको तीनों कंस्ट्रेंट समझ में आए। अगर नहीं तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देखना। टिपिकल लगता होगा टॉपिक, बट टॉपिक इतना डिफिकल्ट है नहीं, इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। कौन से कंस्ट्रेंट सीखेंगे? कौन से सीख ले पहले तो वो कॉल करो। आपने प्राइमरी की, यूनिक की, नॉट नल, 3 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट सीख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के पास। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में हम यहां पे आते हैं, एक नई कॉलम ऐड करते हैं जिसका नाम रखते हैं मार्क्स, राइट? अच्छा, यहां से एस नेम में नॉट नल रहने ही देते हैं, राइट? मार्क्स में नंबर इंसर्ट होंगे, राइट? और मैं बोल देता हूं डिफॉल्ट 0, यानी अगर फैकल्टी पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स इंसर्ट नहीं करती है तो बाय डिफॉल्ट उसको 0 मार्क्स मिलने चाहिए। चेक करें, इंसर्ट इनटू एसटीडी, क्या करेंगे? कॉलम्स में आर नंबर, एस नेम, ये 2 वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे। तो हम लिखते हैं वैल्यूज, रोल नंबर हम मार्क्स हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो मैंने लिखा 1 एबीसी राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब जब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो 1 रो क्रिएट हुई। अब इससे पहले आपने देखा था वहां नल वैल्यूज होती थी, राइट? हमें ब्लैंक देखने को मिलता था। लेकिन अगर मैं अभी इसे रन करता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी, तो मुझे बाय डिफॉल्ट मार्क्स की कॉलम में क्या देखने को मिलेगा? 0। समझ आया? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या काम करता है? अगर यूजर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम की तरफ से एक वैल्यू उसे असाइन हो जाती है। वापस चेक करना है। सेकेंड केस देखते हैं जहां पे स्टूडेंट मार्क्स प्रोवाइड करे, फैकल्टी मार्क्स प्रोवाइड करेगी। तो मैंने यहां पे लिखा मार्क्स कॉलम और यहां पे कॉमा करके लिख दिया 20, यानी इस बार मैंने रोल नंबर 1 के लिए मार्क्स असाइन किए। अगर मैं एंटर करूंगा तो मुझे एक एरर मिलेगी, और वो एरर मिलेगी रोल नंबर 1 की वजह से। तो मैं यहां चेंज करके रोल नंबर 2 कर देता हूं। एंटर प्रेस करते हैं, रो क्रिएट हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी। सी, दूसरे वाले में 20 आया। यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐसा कहता है कि अगर यूजर के तरफ से वैल्यू मिलेगी तो जो वैल्यू यूजर दे रहा है वो असाइन करेंगे। अगर यूजर से वैल्यू नहीं आ रही है, दैट मीन्स यूजर फॉरगेट्स टू प्रोवाइड वैल्यू, इन दैट केस वी विल प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू, जो अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या रखी थी? 0। होप सो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे काम करता है वो समझ में आ गया होगा। होप सो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में आने वाली एरर समझ में आ गई होगी। बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में हमें एरर्स देखने को नहीं मिलती है, राइट? तो हम क्या करेंगे? ड्रॉप टेबल, कौन सी टेबल ड्रॉप करेंगे? एसटीडी, सेलेक्ट क्लियर स्क्रीन। चलो, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स पढ़ लिए? याद करो, आपने पढ़ा प्राइमरी की, आपने पढ़ा यूनिक, आपने पढ़ा नॉट नल, और उसके बाद कौन पढ़ा? कौन सा था कंस्ट्रेंट? अभी पढ़ा है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। क्या करता है? यूजर अगर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू, अगर यूजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो जो वैल्यू यूजर ने प्रोवाइड की है वो असाइन कर देगा। क्लियर? तो चारों 4 कंस्ट्रेंट हमें समझ में आ गए। अगर इनमें कोई डिफिकल्टी आए तो वो भी समझ में आ गई। अब हम चेक कंस्ट्रेंट पे काम करते हैं। चेक कंस्ट्रेंट पे कैसे काम करेंगे? क्रिएट टेबल में जाते हैं,
है ना, जहां पे डिफॉल्ट 0 लिखा था उसकी जगह क्या लिखते हैं, चेक मार्क्स ग्रेटर देन 5। अगर ये कंस्टेंट लग जाए तो हर हाल में मार्क्स की वैल्यू 5 से ज्यादा हो तो ही डेटा इंसर्ट होगा, अदरवाइज डेटा इंसर्ट नहीं होगा। एंटर करते हैं, टेबल क्रिएट हुआ, इंसर्ट इनटू एसटीडी वैल्यूज। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, बट कंस्ट्रेंट चेक करने के लिए मैं वैल्यू लेस देन 5 इंसर्ट करना चाहता हूं। सो आई विल राइट डाउन एबीसी और यहां पे इंसर्ट करते हैं 4। चेक करो, चेक कंस्टेंट वायलेटेड का मैसेज आ गया आपको। इसको यूज कहां करेंगे, तो सपोज करो आप कंपनी के लिए डेटा सेट बना रहे हो और वहां पे एम्प्लॉय की एज बोली गई है, तो एम्प्लॉय की एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 18। किसी भी फॉर्म के लिए बेसिक सा रूल है, राइट। तो इस तरह के रूल्स प्रोवाइड करने के लिए ही तो कंस्टेंट बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ। अब किसी को लग रहा होगा सर कोई भी डेटा इंसर्ट करेंगे एरर आएगी, सोच सकते हो ऐसा कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे 6 प्रोवाइड करके चेक कर लेते हैं क्या हुआ। रो क्रिएटेड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीडी। कितने कंस्टेंट्स पढ़े आपने, 5। कौन कौन से, प्राइमरी की, देन यूनिक की, देन नॉट नल, देन डिफॉल्ट, देन चेक। अब बारी आती है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉरेन की कंस्ट्रेंट की, राइट। तो बिफोर वी गो टू फॉरेन की कंस्ट्रेंट, लेट अस क्लियर दिस। ड्रॉप टेबल एसटीडी, क्लियर स्क्रीन, राइट। फ्रेंड्स ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट करता क्या है, तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स कॉलेज में अटेंड किए हो तो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें फॉरेन की बेसिकली कौन था, इन्फॉर्मर, जो हर जगह जा जाके अनाउंसमेंट करता था। किसके बारे में, किंग के थ्रू आई हुई इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी जो किंग अनाउंसमेंट करने के लिए बोलता था वही डेटाज ये शेयर करता था, यानी किंग की परमिशन हो। तो हमारे केस में किंग कौन था, प्राइमरी की, यानी एक टेबल में जो प्राइमरी की है वही रेफरेंसेस में यूज की जा सकती है, राइट। और प्राइमरी की वाले कॉलम में जो डेटा होगा वही डेटा आप इंसर्ट में यूज कर सकते हो। तो चलो इसको समझने के लिए थोड़ा और प्रैक्टिकल टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, मैंने लिखा प्रोड 12, दैट इज प्रोडक्ट 12। मैं ये इसलिए यूज कर रहा हूं कि पॉसिबली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे टेबल्स में मैंने प्रोडक्ट 1 इस तरह के बहुत सारे डेटा बनाए होंगे, दैट इज बहुत सारे टेबल्स बनाए होंगे। तो मैंने आज प्रोडक्ट का टेबल प्रोडक्ट 12 ले लिया। अब यहां पे मैं लेता हूं PID, दैट इज प्रोडक्ट ID, जिसके लिए मैंने क्या यूज किया, नंबर। बट ऑब्वियसली मैं इसे प्राइमरी की डिक्लेयर करूंगा क्योंकि दो प्रोडक्ट्स को सेम प्रोडक्ट नंबर नहीं जाने चाहिए। और उसके बाद हम लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम। इसके अलावा भी डेटास आप ऐड कर सकते हो, जैसे प्राइस, XYZ, जो भी एट्रीब्यूट्स, डिस्क्रिप्शन, जो अगर आपके क्वेश्चन में है तो। अगर नहीं है तो इतने पे हम स्टॉप करते हैं, एंटर करते हैं, टेबल क्रिएट हो गया। अब सपोज करो कि मेरी एक शॉप है जहां पे मुझे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर मिलते हैं, तो मैं एक ऑर्डर टेबल भी बनाऊंगा, क्रिएट टेबल ऑर्डर 12, OID नंबर। आई विल प्रोवाइड प्राइमरी की टू दिस ऑल्सो। क्यों प्राइमरी की, सर ऑर्डर आईडी दो लोगों को सेम ऑर्डर आईडी नहीं जानी चाहिए, और ऑर्डर आईडी ना हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहां पे लिखते हैं सी नेम वेरकेयर 2, दैट इज वेरकेयर साइज 20 डिक्लेयर कर दी हमने, राइट। अगर मैं देखूं तो मैं इसको राउंड ब्रैकेट करके टेबल कंप्लीट कर सकता हूं, बट इसमें वैलिडेशन बना क्या, नहीं। कोई भी ऑर्डर आईडी और उसके लिए कस्टमर का इंफॉर्मेशन आ सकता है, बट मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे पता चले कि प्रोडक्ट कौन सा कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट कौन से कस्टमर ने ऑर्डर किया है, या ये वाली ऑर्डर आईडी पे कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो मुझे यहां पे एक एडिशनल कॉलम जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है PID, या इसको आप डिफरेंशिएट अपनी नॉलेज के लिए PRID भी रख सकते हो, प्रोडक्ट ID। अब समझो मैं इसे सीधा नंबर प्रोवाइड कर दूं तो भी ये इंसर्ट हो जाएगा, बट अगर मैंने ऐसा किया तो यूजर रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त यहां पे कोई भी नंबर इंसर्ट करे वो इंसर्ट हो जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं वही डेटा इंसर्ट हो जो प्रोडक्ट टेबल में हो, मतलब मैं उसी प्रोडक्ट का ऑर्डर ले सकूं जो मेरे प्रोडक्ट टेबल में हो। तो इसलिए मैंने लिखा PRID रेफरेंसेस, दैट इज फॉरेन की के लिए रेफरेंसेस कीवर्ड यूज कर रहा हूं मैं, और मैं यहां लिखता हूं प्रोड 12, दैट इज प्रोडक्ट 12 नाम का टेबल, उसमें PID कॉलम, यानी जिसकी PID हो वो PID से मैच हो तो ही डेटा इंसर्ट होना चाहिए, अदरवाइज डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए। एंटर करते हैं, दोनों टेबल क्रिएट हो गए।
अब सपोज करो हम अपनी जो कंडीशन हमने रखी है वो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? हम सीधे सीधे ऑर्डर टेबल में डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट डाउन इंसर्ट इनटू ORD 12 वैल्यूज ऑर्डर नंबर 1 कस्टमर नेम ABC प्रोडक्ट आईडी। सर प्रोडक्ट आईडी तो है ही नहीं क्योंकि हमने प्रोडक्ट टेबल में इंसर्ट ही नहीं किया है कुछ, बट किसी एक्सपर्ट ने आपको सजेस्ट कर दिया और आपने लिखा 101 और उसके बाद आपने बोला राउंड ब्रैकेट एंटर। देखो एरर क्या आ रही है, इट सेज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। देखो एक मीनिंग होता है इंटीग्रिटी का ट्रस्ट, तो ये मुझे क्या बोल रहा है? ट्रस्ट कंस्ट्रेंट अराइज हो रहा है, ट्रस्ट वाली रूल ब्रेक हो रही है। ट्रस्ट वाली रूल तो आगे रीड करो, वो बोल रहा है वायोलेटेड पेरेंट की नॉट फाउंड। मतलब ये जो 101 आपने इंसर्ट किया है ये होना चाहिए किस टेबल में? प्रोडक्ट 12 टेबल में। कौन सी कॉलम में? PID में। नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं मिल रहा है तो डेटा इंसर्ट नहीं होने देगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, विल इंसर्ट द डेटा। कैसे इंसर्ट करेंगे? तो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट 12 वैल्यूज, यहां पे 101 प्रोडक्ट आईडी, सिंगल कोट में हमने लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया, 1 रो क्रिएटेड। अब अपनी क्वेरी वापस रन करते हैं ऑर्डर 12 वाली। देखो इंसर्ट हो गया, समझ आया? यानी अब जब कभी भी आप चाइल्ड टेबल में डेटा इंसर्ट करोगे तो आप वही प्रोडक्ट आईडी इंसर्ट कर पाओगे जो आपने पेरेंट टेबल में डाली हुई है। देखो मैं एक काम करता हूं, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं। मतलब ऑर्डर आईडी 2 आई मेरे पास, ऑर्डर था ABCD के थ्रू, लेकिन सेम प्रोडक्ट का ऑर्डर था तो इंसर्ट हो जाएगा। एक बार और करना है तो यहां पे 3 कर दो। इस बार ABCD नाम के पर्सन ने ऑर्डर किया, सेम प्रोडक्ट ऑर्डर किया, जितनी बार चाहो कर सकते हो। अब यहां पे हमने जो डेटा इंसर्ट किए हैं वो प्रिंट करा लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट डाउन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ORD 12 ऑर्डर 12 टेबल के डेटा मिल गए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PROD 12 दोनों टेबल के डेटास यहां पे मुझे देखने को मिल गए, राइट? अब सपोज करो मैं ऐसा चाहता हूं मैं सीधे सीधे प्रोडक्ट 12 के अंदर डेटा डिलीट कर लूं, तो मैं क्या लिखूंगा? डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट 12। एक ही डेटा इसलिए कोई वेर कंडीशन नहीं लगा रहे। अगर आप लगाना चाहो तो आप लिख सकते हो वेर PID इक्वल टू 101। अच्छा मैं एंटर करके इसे रन करूं इससे पहले आप मुझे बताओ, क्या आपकी प्रेजेंस में आपके पेरेंट्स को कोई 2 बात सुना के चला जाए? पॉसिबल है? सोच के देना आंसर। सर सोचना क्या, विद इन ब्लिंक ऑफ आई मेरे रहते मेरे पेरेंट्स को कोई कुछ नहीं बोल सकता, तो आप ये डेटा डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? सर इंटीग्रिटी कंस्टेंट। अगर ऑर्डर टेबल से ये प्रोडक्ट रिमूव हो गया तो हमने जो ऑर्डर्स लिए हैं उनको हम किससे मैच करेंगे? क्लियर हुआ? यानी आप जब तक चाइल्ड के डेटा डिलीट नहीं करोगे तब तक आप पेरेंट के डेटा डिलीट नहीं कर सकते। अदर देन दैट इफ आई डायरेक्टली ट्राई टू डिलीट directly try to drop the table, if I write in drop table product 12 again you will find error। बोलेगा प्राइमरी की इन टेबल, जो टेबल आप ड्रॉप कर रहे हो उसमें जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में फॉरेन की तरह है, मैं नहीं डिलीट कर सकता, ना ही मैं ड्रॉप कर सकता हूं। बात समझ में आई? यू कैन नॉट ड्रॉप द टेबल until and unless datas are deleted and child is deleted। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले delete from किससे? ORD 12 से करते हैं। ORD 12 का सारा डेटा डिलीट, देखो 3 रोज डिलीटेड, डिलीट फ्रॉम PROD 12 1 रो डिलीटेड। इस बार एरर नहीं आई क्योंकि चाइल्ड का डेटा डिलीट हो गया, तो पेरेंट का डेटा डिलीट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से ड्रॉप ORD 12 सॉरी ड्रॉप टेबल ORD 12 ड्रॉप हो गया, ड्रॉप टेबल प्रोड 12 सारे टेबल भी ड्रॉप हो गए, राइट? पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल, सारे डेटा भी डिलीट हो गए। होप सो आपको फॉरेन की कंस्ट्रेंट समझ में आया।
बट फ्रेंड्स सोचो, मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर मैं पेरेंट का डेटा डिलीट करूं तो उसके साथ साथ चाइल्ड का डेटा भी अपने आप डिलीट हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? 100% पॉसिबल है। कैसे? तो चलो हम अपना पुराना क्रिएट की क्वेरी फिर से रन करते हैं। दैट इज हमने क्रिएट टेबल प्रोडक्ट नाम का पहले क्रिएट कर लिया। अब जब चाइल्ड वाली टेबल क्रिएट कर रहे हो तो चाइल्ड टेबल क्रिएट करते वक्त दैट इज क्रिएट टेबल ऑर्डर आईडी प्राइमरी की, दैट इज ऑर्डर आईडी नंबर प्राइमरी की, इस तरह से जो डिक्लेरेशन की है उसके लास्ट में आके कीवर्ड लिख दो ऑन डिलीट कास्केड, एंटर। अब देखो इसमें क्या होगा। अब हम वापस से ईमानदारी से दोनों ही टेबल्स में डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट 12 वैल्यूज 1 कॉमा सिंगल लैपटॉप, टेबल क्रिएट हुआ, दैट सॉरी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। अब किस में डेटा डालना है मुझे? सेकेंड डेटा मुझे ORD 12 में डालना है। 1 कॉमा 1 ही प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, देखो दोनों रेस क्रिएट हो गए। अब याद करो अगली बार जब आप डिलीट कर रहे थे, क्या डिलीट किया था पहले आपने? पेरेंट टेबल। एक बार डेटा दिखा देता हूं मैंने आपको कि डेटा है यहां या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट 12, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ORD 12, दोनों ही टेबल में डेटा करेंटली है। अब मैं एक क्वेरी लिखता हूं, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट 12। लास्ट टाइम वाली स्टोरी याद है क्या? मेरे रहते मेरे पेरेंट्स को कोई कुछ नहीं बोल सकता, तो डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट 12 लिखा मैंने, राइट? डिलीट की स्पेलिंग सुधार लेते हैं, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट 12। तो जैसे ही मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा, पुराने के हिसाब से एरर आनी चाहिए थी, लेकिन अभी देखो एक मैजिक होगा। मैजिक हुआ। क्या मैजिक हुआ? 1 रो डिलीटेड। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? चाइल्ड का डेटा तो अभी भी है। चेक करते हैं क्या चाइल्ड में डेटा बचा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ORD 12। यही काम है ऑन डिलीट कास्केड का। जब आप पेरेंट का डेटा डिलीट करोगे तो उसके साथ साथ चाइल्ड का डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो जब आप ऑन डिलीट कास्केड यूज करते हो और पेरेंट टेबल का डेटा डिलीट करते हो तो चाइल्ड टेबल का डेटा ऑटोमेटिक डिलीट होता है। होप आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, होप आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखोगे। मैंने 6 के 6 कंस्ट्रेंट, उनमें आने वाले चैलेंजेस और डिफिकल्टीज सब आपको बता दिया है। इवन टेबल ड्रॉप करने में, इंसर्ट, डिलीट, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, क्या एरर आएगी, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखो, लेकिन जब तक आ ना जाए तब तक छोड़ोगे नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला बना लो, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज की सेशन को करते हैं यहाँ पे पॉज। कल मिलेंगे नए आइडियाज के साथ। नए आइडियाज में भी अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। और एक बार हम ऑपरेटर्स खत्म करें उसके बाद हम पेपर सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो आप रेगुलर बने रहना। पेपर के लिंक्स क्लासरूम में नहीं आएंगी, यानी पेपर सॉल्यूशन के लिंक्स मैं क्लासरूम में पोस्ट नहीं करूंगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही पेपर पोस्ट हो आप उसको देख लो। दैट इज पेपर के सॉल्यूशन जो बता रहा हूं तो आप देख लो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, कीप गोइंग, योर ब्रेक थ्रू इज क्लोजर देन यू थिंक। आज का थॉट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।